Hello and welcome to you all to Wisdom Classes by Harish Sharma. Once again, I am here, your teacher, your host, taking a new chapter, Social Science, part of History, chapter The Age of Industrialization. According to the syllabus of 2022 and 23, dear students, this is chapter number 4. Okay? वाई आई एम टेकिंग बेटा, मैं रोज क्यों हिस्ट्री के चैप्टर अब ले रहा हूं? बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर बेटा, इज गोइंग टू बी अप्रोच टू यू, बहुत जल्दी आने वाला है। तो हिस्ट्री में रिवीजन की जरूरत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, मैं आगे भी उन्हीं चैप्टर्स को पहले लूंगा जिनमें थोड़ा रिवीजन की जरूरत ज़्यादा होती है जिनमें कम होती है या बहुत सारी चीज़ें आप उनमें कवर अप भी कर चुके होंगे, उनको थोड़ा सा मैं एग्जाम के क्लोज जाकर लूंगा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा आज हिस्ट्री के चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की। हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले रोज आपको एक बात बोलते हैं बेटा, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू और एनी अदर हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, लाइक द वीडियोस, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकें बेटा, एंड कमेंट भी चाहिए। अपने आप स्कोर नहीं डाल रहे हैं बेटा, इट्स ओके, इट डजेंट मैटर फॉर मी। बस ये होता है कि जिससे एक बार ये पता चल जाए कि बच्चा अगर कर रहा है तो वो कितना स्कोर कर पा रहा है इसमें से, क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल बोल चुका हूं। अब एग्जाम में जब आप 20 क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो वो इन्हीं क्वेश्चंस में से मैचिंग की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में बेटा, एमसीक्यूज की फॉर्म में, एजर्शन रीजन बेस्ड की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ये श्योर है बेटा, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही मैं अपनी वीडियो में रख रहा हूं। तो आज भी हम 25 क्वेश्चंस को यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। इन 1900 E.T. Paul was a popular publisher in which of the following field? हर बच्चे ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर एक बहुत अच्छी सी पिक्चर आई होगी स्टार्टिंग में, राइट? उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा जो बुक का नेम है, क्योंकि यहां पर वो क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। ओके डियर, तो बताइए बुक, म्यूजिक, आर्ट और क्राफ्ट। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ और आंसर हो जाता है हमारा म्यूजिक। ठीक है, E.T. पॉल ने एक पब्लिश की थी बेटा, एक फ्रंट पेज पब्लिश किया था उसने। तो वो किस फील्ड से था? वो E.T. पॉल फील्ड से थे, म्यूजिक से। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इजी से टफ, एक सिंपल रूल होता है स्टडी का, इजी से टफ की तरफ जाना। दूसरा क्वेश्चन देखिए वही आ गया है बेटा, विच बुक वॉज पब्लिश्ड बाय E.T. पॉल। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने जब चैप्टर शुरू किया होगा तो शुरू में ही एक पिक्चर दी हुई होगी, ठीक है, उसमें एक वुमेन फिगर बनी हुई है, राइट? और उससे रिलेटेड कुछ एंजल, आपका अलादीन, कुछ मशीन्स, कैमरास, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है, तो गैस कीजिए कि उस बुक का क्या नाम दिया हुआ है वहां पर। जो वो कवर है उसका क्या नाम है बेटा? डस्क ऑफ द सेंचुरी, राइज ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी, नन ऑफ द अबव। आपने गैस कर लिया होगा तो चेक कर लीजिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, एक नई शताब्दी का बहुत प्यारा सवेरा। ऐसा कोई मीनिंग आएगा नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है बस। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। बहुत बार पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चल रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें फाइबर सच एज कॉटन एंड वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। स्पिन करने से पहले हम उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम, कार्डिंग। ये टर्मिनोलॉजी बेटा एग्जाम में पूछी ही जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री की टर्म नहीं है, ये उस समय यूज की जाने वाली उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में, कोई मशीन है, कोई ट्रेड है, कोई टैक्स है, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री में पूछी जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं।
इसको बताने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं बेटा, हिस्ट्री में जो वीडियोस अभी तक बनी हैं आप इनको गो थ्रू कीजिए अच्छे से। आप जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, डेफिनेटली आपका जो हार्ट है ना वो बहुत खुश होने वाला होगा, क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन यहां आएगा मैं कोशिश करूंगा उसको आपको आपके चैप्टर के साथ लिंकअप करने के लिए, जिससे आपको चैप्टर भी रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स एट द वाटर फ्रंट वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप। तो वो कौन सा समय होता था? तो एक कॉमन सी बात है, देखिए बेटा, एक टाइम ऐसा होता है जिसमें समुद्र में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। अब आंसर तो क्लियर हो ही जाएगा इस लाइन के बाद। ठीक है, और कई बार उन दिनों बहुत सारे तूफान भी उठते हैं, राइट। तो स्पेशली यहां पर जो टाइम रखा गया था बेटा, वो टाइम रखा गया था विंटर टाइम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जहां पर शिप्स को क्लीन किया जाता था, उनको रिपेयर किया जाता था। शिप आप समझ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मींस दो तरह से इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है क्लास में, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उससे पहले क्या सिचुएशन थी, और हम दो पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एक कंट्री आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन, क्योंकि जिसकी हम कॉलोनी रहे हैं, और उसका इंपैक्ट हम पर भी देखने को मिला है, क्योंकि इंग्लैंड को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक तरह से जनक भी कहा जाता है। ठीक है, वहां पर कॉटन को लेकर बहुत बड़े लेवल पर एक रेवोल्यूशन टाइप हुआ था इंडस्ट्रीज का, और जिसका इंपैक्ट भारत पर भी देखने को मिला। तो चलिए इसका आंसर हो जाता है विंटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्पिनिंग जेनी वॉज डिवाइज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएगा ये बेटा, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्पिनिंग जेनी वॉज डिवाइज्ड, गैस कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इंट्रोडक्शन ऑफ विच न्यू टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड एंगर्ड वीमेन। कौन सी टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में आ गई थी जिसकी वजह से वहां की जो वुमेन थी या वीमेन थी, वुमेन हम सिंगुलर में बोलते हैं बेटा, वीमेन हम प्लूरल में बोलते हैं, तो जो वहां की वीमेन थी उनको गुस्सा आ गया था। ऐसा क्या वहां टेक्नोलॉजी आई थी बेटा? तो कॉमन सी बात है, उनके गुस्सा क्यों आएगा? जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। तो यहां पर बुरा क्या हुआ? यहां पर बुरा ये हुआ बेटा, वो सब एक ऐसे वर्क में बिजी थे जहां हाथ से काम करते थे, लेकिन अचानक से ये स्पिनिंग जेनी नाम की एक टेक्नोलॉजी वहां पर आ गई, एक मशीन आ गई, जिसकी वजह से वहां की जो फीमेल सेक्शन था, वीमेन थी, उनमें गुस्सा देखा गया। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी भी लगेंगे, लेकिन कुछ आपको लगेंगे यस ये आपसे छूट गए हैं, तो आप उनको यहां कवर अप कर लीजिए। एक रिवीजन चल रहा है स्टूडेंट्स, जिसमें जो भी बच्चा हिस्सा लेगा उसको बेनिफिट 100% होगा ही होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, मर्चेंट्स हु टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया व। कौन लोग थे वो? क्वेश्चन का मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, वो व्यापारी जो सामान लिया करते थे पंजाब से और अफगानिस्तान जाते थे, ईस्टर्न पर्शिया जाते थे और सेंट्रल एशिया जाते थे, वो कौन थे? आर्मेनियन थे, पर्शियन थे, जर्मन थे, या बोथ आर्मेनियन एंड पर्शियन थे? आप सोच लीजिए। चलिए आई एम टेकिंग द आंसर नाउ। आंसर डी इज द करेक्ट वन, बोथ आर्मेनियन एंड पर्शियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल और टफ की तरफ इशारा देगा ये क्वेश्चन, और कोई बात नहीं बेटा, जो चीज में टफ होगी आप सोच लेना, क्योंकि देखिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स वही बच्चा स्कोर करता है बेटा जिसने टफ को भी सही किया है। इजी तो सभी कर रहे हैं, जब हम टफ को थोड़ा सा सबसे अलग कर रहे होते हैं तो हम कहीं जाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर किसी बच्चे को बेटा लगता है दैट आई शुड यूज मोर हिंदी और मोर इंग्लिश, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. डेफिनेटली आई ट्राई टू यूज rational language here, right? Because whenever I try to use general complete हिंदी, तो ये मुझे लगता है कि ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट हियर. तो इसका ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम जाएंगे. सूरत, वो जो सी पोर्ट था बेटा वो सूरत था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, हु वर गोमस्ताज. इस क्वेश्चन की बेटा एक क्वालिटी है, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैचिंग में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा गया है. तो आप सोच लीजिए ये क्वेश्चन क्या है. हु वर गोमस्ताज. इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जॉबर थे, सुपरवाइजर थे या मैकेनिक थे बेटा? ठीक है. आप यहां पर इनमें आप एस लगा लीजिए, ये सुपरवाइजर्स और मैकेनिक्स. तो बताइए गोमस्ताज कौन थे? चलिए मैं आपको बता देता हूं, आपने भी गैस कर लिया होगा. इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, सुपरवाइजर. थोड़ा सा मैं यहां आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा बेटा. एक ऐसा टाइम आ गया था जहां पर जो कंपनीज थी वो जो विलेज के लोग थे उनको पैसा देती थी, रॉ मटेरियल खरीद करके देती थी जिससे कि वो उनको सामान बनाकर दें. लेकिन इट वॉज फाउंड आउट बाई सम ऑफिशियल्स दैट दोज पीपल हु यूज्ड टू टेक मनी और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दी कंपनी होल्डर्स, तो उन्होंने नोट किया कि वो एक से ज्यादा कंपनी होल्डर्स से या ट्रेडर्स से सामान ले लेते थे जिससे वो किसी का भी सामान बनाकर टाइम से नहीं देते थे. तो ऐसे में ये गोमस्ताज नाम की एक पोस्ट निकली और उन्होंने इस पर एक आदमी को अपॉइंट किया जिसका काम होता था जाकर लोगों का सुपरविजन करना, उनके वर्क चेक करना. लेकिन यहां से भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या कि इनके साथ क्लैशेस और झगड़े क्यों हुए. तो ये आप देख लीजिए क्यों हुए होंगे, क्योंकि ये लोकल नहीं होते थे, इनकी लैंग्वेज भी अलग होती थी, इनके रहन सहन अलग होते थे, इनका व्यवहार अलग होता था, ये उन लोगों के इंटरेस्ट को नहीं समझते थे. तो ऐसा एक क्वेश्चन का आंसर यहां बन जाता है. तो फिलहाल इसका आंसर है गोमस्ताज वर सुपरवाइजर्स. क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन विच ईयर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होना चाहिए. जितने भी मिल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इस पूरी वीडियो में, इन्वेंशन से रिलेटेड आएंगे, रोक ही नहीं सकता बेटा कोई, आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन वहां से. चलिए, 1854 में जुलाई मंथ में ये फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में सेट किया गया. क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट जूट मिल केम अप इन बंगाल. अभी मैंने बताया ना आपको कि जो भी ऐसी चीजें हैं, फर्स्ट जूट मिल या स्पिनी जैनी, कॉटन मिल का एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आता ही आता है इनसे. तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे बेटा. फर्स्ट जूट मिल केम अप इन बंगाल. तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम. 1855 इज द राइट आंसर. ओके. मैंने आपको बताया था बेटा कल शायद आपकी, कल नहीं तो परसों डेफिनेटली आपकी एक लाइव क्लास होगी जिसमें सारे चैप्टर्स से रिलेटेड एक वर्कशीट होगी ऐसे ही. तो 21 क्वेश्चंस होंगे उन वर्कशीट्स में हमारे, तो उनको हम यहां लाइव सोल्व करेंगे. ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, इन 1912 J.N. टाटा, जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स इन इंडिया एट. ये बेटा 1912 की बात कर रहा है. एग्जाम में बड़ा घूम जाता है बच्चा कई बार, क्योंकि फर्स्ट की हम बात करते हैं तो वो 1907 में हुआ था, 1907 में फर्स्ट लगी थी, लेकिन ये 1912 की बात कर रहे हैं स्पेशली. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहां पर लगी थी ये. चलिए, इसका आंसर लगा देते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट है, जमशेदपुर. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट फेस लेबर शॉर्टेज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. कोई कंट्री है जिसको कोई लेबर शॉर्टेज नहीं हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर, जब बहुत ज्यादा उद्योग लग रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी.
लेकिन उसको बिल्कुल भी किसी प्रकार की लेबर की शॉर्टेज नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। ब्रिटेन वो जगह है जिसको लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। इंपोर्टेंट तो इस पर लिखूंगा ही बेटा मैं आपके लिए, ध्यान रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। आंसर गैस कर लीजिए, याद है तो लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं लगाने जा रहा हूं टिक, तो आपको पता करना है कि आपका ठीक है या नहीं। ऑप्शन बी, एंड्रयू यूल, ठीक है, इसका राइट आंसर है। ये एक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी का नाम यहां मैंने दिया हुआ है। चलिए, वाई डिड द वीवर्स सफर फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ अ रॉ कॉटन। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है बेटा, ठीक है। क्यों उन लोगों को सफर करना पड़ा था रॉ कॉटन के लिए। तो जब रॉ कॉटन की बात चली रही है बेटा, तो हम सीधा चलते हैं आंसर की तरफ। आप रीड कर लीजिए, हम रीड करने में टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहां से अब। तो ऑप्शन नंबर बी, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज। रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा, तो हमारे यहाँ का जो किसान था, सॉरी वीवर था बेटा, उसको रॉ कॉटन नहीं मिल रहा था, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्योंकि क्या हो रहा था, इंग्लैंड बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट चल रहा था कॉटन का। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से कोई आया है, जॉइंट स्टॉक है। हु सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। हु सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन बंगाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोच लिया बेटा, तो चलिए इस पर टिक लगा देते हैं। द्वारकानाथ, ठीक है, द्वारकानाथ जी ने जॉइंट स्टॉक कंपनीज को बंगाल में सेटअप किया था। क्वेश्चन नंबर 17, जीडी बिरला वॉज अ पारसी एंटरप्रेन्योर हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन इंडिया। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन आपके सामने है, कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं पता तो यू विल हैव टू वेट फॉर आंसर, ठीक है। आई थिंक, चलिए बेटा बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बेटा फॉल्स। जब इसका आंसर फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स क्यों है, क्योंकि जीडी बिरला वॉज एन इंडियन बिजनेसमैन, ओके, तो इसका आंसर हो जाता है फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो रोज हमारे साथ हमें हमारे चैप्टर में मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट एजर्शन है बेटा, न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। बिल्कुल ठीक बात है ये। रीजन, द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब शुरू में मशीन्स आई थी बेटा, बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि अगर हम खरीदेंगे तो इनका मेंटेनेंस कैसे होगा, इनको हमें स्किल्ड मैकेनिक्स लाने होंगे, स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, और अगर खराबी हो गई तो फिर ठीक कराने में भी पैसे खर्च होंगे। तो बहुत सारी सरदर्दियां उनको लगी शुरू में, क्योंकि ऐसा होता है जब कुछ न्यू चेंजेस आते हैं तो कुछ लोग जल्दी से अडेप्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों की अडेप्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो एजर्शन और रीजन बेटा दोनों ही ठीक हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर हो जाता है ए। ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। मैनचेस्टर इन इंग्लैंड वॉज वेल नोन फॉर टी प्रोडक्शन, वेरी फेमस प्लेस ऑफ इंग्लैंड। मैनचेस्टर एक बहुत बड़ा सिटी है बेटा, लेकिन ट्रू फॉल्स जब आप बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज के लिए फेमस है। तो मेरी तरफ से बेटा ये आंसर हो जाता है फॉल्स, क्योंकि मैनचेस्टर एक ऐसा शहर है इंग्लैंड का जो अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, ठीक है, ना कि टी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 20, हु क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल।
आ गया एक क्वेश्चन फिर से बेटा, मैं इंपोर्टेंट इस पर लिखूंगा ही लिखूंगा जरूर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। ओके, हु क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल? आपका आंसर बिल्कुल सही होगा इस बार, जैसा मैं सोच पा रहा हूं। इसका आंसर है बेटा रिचर्ड आर्कराइट ने फर्स्ट कॉटन मिल सेट किया था, क्रिएट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन मर्चेंट्स वर बेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन। ठीक है, जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो किस चीज की ट्रेडिंग उन्होंने रोक दी थी अपनी, तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, फ्लाई शटल वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग। फ्लाई शटल, स्पिनिंग, कार्डिंग, स्टैपलिंग, स्टैपलर, ये वो वर्ड्स हैं बेटा जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि एक दो नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा ही करेगा। ये मेरे वर्ड्स हैं, आप एग्जाम दे के एक बार वीडियोस चेक कर लेना, आपको कितना मटेरियल मिलने वाला है, यू कांट बिलीव। क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट यू एंड योर क्वेश्चंस टू द चैप्टर। तुम्हें और इन क्वेश्चंस को पूरे चैप्टर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जिससे आप लोगों को रिकॉल हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू, यस, फ्लाइंग शटल एक मैकेनिकल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 23, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया है हमारे सामने। द ईस्ट इंडिया कंपनी गेव एडवांस लोन्स टू द वीवर्स टू बाई रॉ मटेरियल्स। ओके, अभी मैंने पीछे समझाया था कि लोगों को, जो ट्रेडर्स थे, वो एक्स्ट्रा पैसे देते थे या कई बार रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे देते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, एक से ज्यादा कंपनी से पैसे ले लेते थे और फिर क्लैश होता था, क्योंकि किसी का भी काम वो टाइम पर नहीं करते थे, इसलिए गोमस्ताज को अपॉइंट किया गया था। इसमें रीजन है, द कंपनी परमानेंटली एंगेज वीवर्स एंड फेल इन द ट्रैप ऑफ डैप्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए बेटा, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज and the answer is A, right. Both A and are true, and that is the correct explanation of the assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, फिर से assertion बेस्ड क्वेश्चन है। The early cotton mills in India produced coarse cotton yarn rather than fabric. Okay, reason, Indian businessmen setting up industries in the late 19th century, they did not wish to compete with Manchester goods. बिल्कुल सही बात है बेटा, इंडियन बिजनेसमैन ने इंडस्ट्री सेट की थी लेट 19th सेंचुरी में। ठीक है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे शुरू में कि वो मैनचेस्टर गुड्स के साथ कोई कंपटीशन करें। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, और जब हमारे दोनों आंसर ठीक होते हैं, ओके, इस बार यहां इनके आंसर्स नहीं है, तो आप ये बेटा यहां से ही कवर अप कर लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार आंसर की वैसे जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये सेम ऑप्शन इसमें चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी हमारा फर्स्ट ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, आई होप दैट इट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपके एमसीक्यूज, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन ना आए। 100% आएगा बेटा। हु वॉज जोबर? जोबर कौन थे? देखिए, जोबर जब आप पढ़ते हैं तो बुक में आपको एक पिक्चर दिखाई देगी, किसी पेज के राइट हैंड कॉर्नर पर एक आदमी है जिसके हाथ में अम्ब्रेला लगा हुआ है। ठीक है, उसने कुर्ता धोती पहने हुए हैं, एक कैप लगाई हुई है। कैप मतलब टोपी पहनते थे पहले मुनीम टाइप लोग, जैसे मुनीम होते हैं ना, हाथ में छाता लेके पैसे मांगने निकल जाना, अपनी उगाही करने निकल जाना, ऐसे ही ये जोबर की वहां पर एक पिक्चर मिलेगी आपको। तो इनका काम क्या था बेटा? जोबर एक्चुअली वो लोग थे जब कंपनीज को जरूरत होती थी लेबर की, तो दैट टाइम दे जनरली आस्क फॉर दिस जोबर। ये जोबर से कहते थे कि भाई जाइए और हमारे लिए लेबर हायर कीजिए। तो सिंपल सी बात है, जोबर का काम था कंपनी के लिए
लेबर लेना और लोगों को जॉब प्रोवाइड कराना। तो एक जॉब प्रोवाइडर थे ये जॉबर, ठीक है। ये आपकी जो लाइन है जॉब प्रोवाइडर, ये वर्ड्स चेंज हो सकते हैं लेकिन मीनिंग यही रहेगा बेटा। So dear students, these were the questions from this chapter. Very important question they were, okay? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, और ये मैं आपको 100% बोल रहा हूं बेटा, एग्जाम में इन सबसे बाहर क्वेश्चन चैप्टर से नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लीजिए। और अभी भी अगर किसी ने बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और कमेंट जरूर कीजिए बेटा। तो डू योर सेल्फ के बाद जैसे कि हमारे रोज क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग बेटा आंसर नहीं भेजेंगे कमेंट बॉक्स में तो कैसे रेक्टिफाई होगा कि सही आंसर क्या है। वो अच्छी बात है कि आपको पता चल रहा है, इट्स अ गुड साइन, लेकिन फिर भी आप भेज दीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका ये है बेटा। फिर मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आपका ये आता है जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। खोस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है खोस्टीज कौन थे बेटा, ओके। चलिए इसके बाद बेटा एज यूजुअल आई गिव यू सम क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एरियाज दैट डिमांडेड सीजनल लेबर। Number 2, name the eminent pre-colonial port. Why did Britain turn to India for cotton supplies by 1860s? 4 question है बेटा। Number 4, describe any 3 major problems faced by new European merchants in setting up their industries in towns before revolution. ये तो मैंने भी पीछे आपको समझाया भी है, okay? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय इंडियन वीवर्स आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने घर पर करने हैं। कोशिश किया करो बेटा कमेंट बॉक्स में कुछ के आंसर जरूर आए, मैचिंग्स वगैरह की आए। एक क्वेश्चन मैंने आपको अंदर भी दिया है, इसका आंसर आपको देना है। आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसे याद रखेंगे तो ही बेटा आगे वीडियो बनाने का भी मन करेगा, और आगे आने वाले टाइम में आपको इस पर इंग्लिश की भी बहुत अच्छी वीडियोस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मोस्ट प्रोबेबली मैं इंग्लिश की ऐसी क्लासेस ही लूंगा जिसमें आपको एक क्लास की तरह चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉम्प एंड शो चाहिए, आपको दिखावा चाहिए यहाँ बहुत ज्यादा, तो आई एम सॉरी बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मुझे अगर पढ़ाना है तो मैं मन से पढ़ाऊंगा, और ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है, ओके। बाकी आपका मन है, आपके हाथ में आपके फोन्स हैं, आपको क्या करना है, लाइक, डिसलाइक, नोट शेयर, शेयर, बट मैं चाहूंगा कि आप करें अगर आपको अच्छा लगा है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। और मैं ये भी आशा करता हूं बेटा कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब बहुत अच्छा करने वाले हैं एग्जाम में। बाकी किसी को कोई नीड है चैप्टर से रिलेटेड किसी भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अगले दिन वीडियो में 100% आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ओके। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आसपास सफाई बनाकर जरूर रखिए बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जरूरत है आज के समय की। और अपने आप को हेल्दी रखिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेटा।